हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के अंदर व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाइल लूप भी उसी प्रकार से काम करता है जैसे हमारा फॉर लूप काम करता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारा फॉर लूप किस प्रकार से काम कर रहा था। किसी भी स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम लूप की मदद लेते थे। तो जैसे हमारा फॉर लूप काम करता था, व्हाइल लूप भी हमारा वैसे ही काम करेगा, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा व्हाइल लूप किस प्रकार से काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा व्हाइल लूप कैसे काम करेगा। लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा था कि फॉर लूप कैसे काम करता था। फॉर लूप लगाते थे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन करते थे। शॉर्ट में मैं इनिट लिख देता हूँ। यहाँ पर कंडीशन चेकिंग होती थी, सेमीकोलन, फिर स्टेप्स लिखते थे और ब्रैकेट के अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिखते थे जो हमें बार बार चलाने हैं। अब हम यहाँ पर व्हाइल लूप की वर्किंग देखते हैं। ये जो इनिशियलाइजेशन वाला काम है ये हम ऊपर कर लेते हैं एक फ्रेश लाइन में, यानी नई लाइन में। सेमीकोलन लास्ट में लगाएंगे, फिर अपने व्हाइल लूप को लगाएंगे, लिखेंगे व्हाइल स्मॉल लेटर्स में, फिर बिना स्पेस के ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो कंडीशन की चेकिंग है वो यहाँ पर लिख देते हैं। कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा लास्ट में, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेस बंद करेंगे, ऑन द स्टेटमेंट दे देंगे जो हमें बार बार चलाने हैं। और ये जो स्टेप्स वाला काम है वो कहाँ पर करेंगे, ब्रैकेट बंद होने से ठीक एक कदम ऊपर यहाँ पर स्टेप्स बढ़ा देंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगा। तो इस प्रकार से व्हाइल लूप को लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि व्हाइल लूप भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारा फॉर लूप काम करता था। इसके अलावा व्हाइल लूप को वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब हमें ये ना पता हो कि हमारा स्टार्टिंग हमें लूप की कहाँ से करनी है। तो ऐसे केस में भी हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली व्हाइल लूप का आविष्कार यानी कि व्हाइल लूप को इसीलिए बनाया ही गया है कि हम व्हाइल लूप को वहाँ पर लगा सके जब हमें ये ना पता हो कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होना है। खैर वो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा। पहले बेसिक देख लेते हैं कि हम अपने व्हाइल लूप को नॉर्मली कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम 3 की टेबल को प्रिंट करके देखा था फॉर लूप में, वैसे ही हम व्हाइल लूप की मदद से 3 की ही टेबल को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर इंटीजर एक i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, और इसकी वैल्यू आप यहीं पर डायरेक्ट 1 रख सकते हैं, चाहे एक नई लाइन पे जाकर के पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर लीजिए इस तरह से, और नई लाइन में जाकर के i की वैल्यू 1 कर दीजिए, ये आपकी इच्छा है। अब व्हाइल लगाएंगे और ब्रैकेट लगा करके अंदर कंडीशन की चेकिंग करेंगे। i लेस देन इक्वल टू 10 अंदर आएंगे और अंदर SOPLN करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, i की वैल्यू क्या हो रही है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमें करनी है, 10 तक जानी है। तो i हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिनतियां यानी कि नंबर्स प्रोवाइड करता रहेगा, और i को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से हर बार। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते समय i*3 प्रिंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन, ये हो गई कंडीशन, और स्टेप्स हमें एक ही लाइन यहाँ पे लिखनी थी मल्टीप्लाई करके प्रिंट करने वाली, तो मल्टीप्लाई भी हो गया और अंदर प्रिंटिंग भी हो गई। तो मल्टीप्लाई और प्रिंटिंग जब दोनों काम हो गए तो अब हमें लूप के अंदर बार बार और कोई काम नहीं करना है। बस हमें एक काम क्या करना है, ये बंद करने से ठीक एक कदम पहले स्टेप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर स्टेप लगाना है i++। बस ये हमारा व्हाइल लूप तैयार हो गया। अब i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, ठीक है। यहाँ पर आए, कंडीशन की चेकिंग हुई, क्या 1 छोटा या फिर बराबर है 10 के, हाँ है। तो फिर अंदर गया, i की वैल्यू जो 1 थी, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 1 3 से 3 हो गया। 3 को SOPLN ने प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंटिंग हो गई। अब 3 प्रिंट होने के बाद i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू बढ़ करके 2 हो गई। ये यहाँ से खुद को रिपीट करेगा और ऊपर लेकर जाएगा i की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले बढ़ा दिया फिर ऊपर गए हैं। तो i की वैल्यू 2 करने के बाद ऊपर जो है 2 की चेकिंग हुई, क्या 2 छोटा या फिर बराबर है 10 के, हाँ है। अंदर आए, 2 × 3 6 हो गया, 6 की प्रिंटिंग हो गई। ये SOPLN उसे प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू में फिर से एक इंक्रीमेंट, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से रिपीट करेगा, 3 क्या छोटा है 10 से, हाँ है। तो फिर 3 × 3 होगा, 9 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू में 1 बढ़ जाएगा तो 3 से हो जाएगा 4। फिर से वो खुद को रिपीट करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो फिर से नीचे आए, 4 × 3 हुआ, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 को प्रिंट कर देगा SOPLN, 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 बढ़ जाएगा तो 4 से हो गया 5 i में। फिर से वो खुद को ऊपर रिपीट करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। और फिर से ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे। अगली बार 12 के बाद 15,
फिर 18, इस तरह से हमें 30 तक जाएगा। जब यहाँ पर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर के 10 होगा तो ऊपर जाएगा, 10 लेस देन नहीं होगा, लेकिन उस समय 10 इक्वल टू 10 होगा, तब इक्वल टू लगा होने की वजह से तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और 10 के केस में भी ये कंडीशन ट्रू होकर के अंदर आएगा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 30 को प्रिंट करेगा, प्रिंट करके जब नेक्स्ट टाइम ये i++ करके 10 में ये 1 बढ़ा देगा तो 10 से हो जाएगा 11, और जब ऊपर रिपीट करने जाएगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 11 ना लेस देन होगा ना इक्वल टू होगा 10 के। ऐसे केस में जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये अंदर नहीं आएगा इस ब्लॉक के, और न ये लाइन चलेगी ना ये लाइन चलेगी, यानी कि प्रिंटिंग का काम आगे से बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा व्हाइल लूप काम करेगा। वर्किंग दोनों की सेम ही है, चाहे फॉर लूप की बात करें चाहे व्हाइल लूप की बात करें, दोनों एक ही तरीके से चल रहे हैं, काम दोनों का एक ही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। अगर आप लोग व्हाइल लूप को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो में मैंने व्हाइल लूप को समझाया हुआ है, सेपरेट वीडियो उस पर बना कर रखी हुई है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि व्हाइल लूप तब कैसे काम करेगा जब हमें ये ना पता हो कि हम लूप स्टार्ट कहाँ से करना है। जब हमें ये नहीं पता होगा कि हमें अपने व्हाइल लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, तब ऐसे किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा हार्ड प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे एक नंबर हमारे पास दिया गया है 3 डिजिट का नंबर। लेट सपोज कि हमारे पास NO नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक नंबर मिलता है 2, 3, 5। अब 2, 3, 5 जो नंबर है इसमें 3 डिजिट्स हैं, यानी 3 अंक हैं, 2, 3 और 5। हमें क्या करना है कि इस 235 नंबर में 2, 3 और 5 इन तीनों डिजिट्स को जोड़ देना है, और जोड़ करके जो भी सम आएगा यानी आंसर आएगा उसे प्रिंट कर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 + 3 + 5 यानी कि 2 और 3 5, 5 और 5 10, यानी कि आंसर आएगा 10। तो हमें ये 10 आउटपुट प्रिंट करना है। तो किसी भी नंबर में जा करके उसके एक एक डिजिट को सम करना और उसको प्रिंट करने का काम हमें करना है। तो इसके लिए हमें काम कैसे करना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। मान लिया NO के अंदर ये भी नंबर जो है वो यूज़र के द्वारा ले रहे हैं, तो हमें पूरी क्लास बनानी पड़ेगी, PSVM लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर जा करके हमें एक मैसेज देना पड़ेगा एंटर अ नंबर यूज़र से, और जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसे हम NO वेरिएबल में सेव कर लेंगे। यूज़र से इनपुट वाली लाइन लिखता हूँ, NO बराबर sc.nextInt। अब जो भी नंबर यहाँ पर नेक्स्ट इंट फंक्शन की मदद से यूज़र देगा, जैसे कि 235 उसने दिया तो NO में हमने सेव कर लिया उसे। अब हम क्या करेंगे, अपने व्हाइल लूप को लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब तक NO की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक चलो, और कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि लूप से कहा कि जब तक NO की वैल्यू यानी NO वेरिएबल की वैल्यू जो भी है, चाहे 235 हो या कोई भी नंबर यूजर थे, जो भी उसके अंदर नंबर रखा गया है वो 0 से बड़ा है जब तक, तब तक ये लूप चलता रहे। अब इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन का मतलब हुआ कि हमारा ये लूप कब रुकेगा, जब NO की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए या फिर 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि 0 से अगर बड़ी होगी तब तक तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और कंडीशन के ट्रू होने के केस में ये लूप अगेन एंड अगेन चलता रहेगा, खुद को रिपीट करता रहेगा। तो जब तक NO की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलता रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा हमने ये कहीं नहीं बताया है यहाँ पर। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप को भी लगाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे लिखना है। NO की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, फर्स्ट टाइम इसके अंदर 235 है लेट सपोज, तो 235 क्या 0 से बड़ा है, हाँ है, तो ऐसे केस में कंडीशन हो गई ट्रू और अंदर आया। अंदर अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि भाई इस नंबर में से एक एक डिजिट कैसे निकालनी है, 2 अलग कैसे निकलेगा, फिर 3 कैसे निकलेगा, फिर 5 कैसे निकलेगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारे पास 235 या कोई और भी नंबर क्यों ना हो, इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 जा जाएगा, 20 माइनस किया 3 आया, 3 रिमाइंडर है, इससे छोटा है तो 5 उतार के बड़ा कर लिया, 35 10 से बड़ा हो गया तो 10 की टेबल में 35 से छोटा 3 जा ले जाएंगे, 30 माइनस किया 5 बच गया, 5 इससे छोटा है और आगे और कोई डिजिट भी नहीं है जिसे उतार के नंबर को बड़ा किया जा सके, तो ये 5 रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्वोशिएंट हो गया। अब क्या होगा, अब ध्यान से अगर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो नंबर हमारा है यानी जो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। जो हमारा डिविडेंड यानी हमारा जो नंबर था 10 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है, उस नंबर में से जो आखिरी अंक है यानी आखिरी डिजिट है वो रिमाइंडर बच गया है, और बाकी आगे का जितना भी हिस्सा है वो देखिए क्वोशिएंट में आ गया है। तो हमें बस यही काम करना है, अपने नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, आखिरी अंक
जो कट के आया है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। हमें रिमाइंडर उठाना है तो हमें क्या मिल जाएगा, एक डिजिट मिल जाएगी कट करके। हमें पीछे से इस नंबर को काट रहे हैं, हम आगे से नहीं काट सकते, हमें पीछे से कटिंग करना स्टार्ट करनी है। पहले 5 को काट के निकालेंगे, फिर 3 को काट के निकालेंगे, फिर 2 को काट के निकालेंगे। तो हम एक एक डिजिट को काट काट के निकालेंगे रिमाइंडर की मदद से। देखिएगा कैसे। यहाँ पर हमें NO को मॉड निकालना है 10 से। परसेंटेज का सिंबल लगा, यानी कि मॉड का मतलब क्या है, रिमाइंडर उठाना है। NO को 10 से डिवाइड करेगा, 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा ये इस रिमाइंडर को उठा करके लाएगा और इक्वल टू करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर देंगे इंट। लेट्स सपोज कि थोड़ी देर के लिए काम करना है, इसलिए हम टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। टेम्प मतलब टेम्परेरी वेरिएबल, जिसका काम बस इतना सा है कि जो भी डिजिट कट कट के आ रही है उसे थोड़ी देर के लिए एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। टेम्प वेरिएबल है जिसके अंदर हम अपनी डिजिट को रखेंगे जो हमारी कट के आ रही है। तो NO को 10 से डिवाइड करेगा। यहाँ पर NO को 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम 5 आया, इस 5 को उठा करके टेम्प में हमने रख लिया। अब टेम्प के अंदर आ गया एक डिजिट कट करके। ठीक, अब क्या करना है, हमें इसे सम करना है, यानी जोड़ना है। अब हमें 2 + 3 + 5 करना है। अब टेम्प के अंदर जो भी नंबर कट के आया है, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये 5 कट के आया, तब हमें क्या करना है, जो भी एक एक डिजिट कट के आती जा रही है उसे एक वेरिएबल के अंदर सम करते रहेंगे, यानी इकट्ठा करते रहेंगे। तो लेट्स सपोज कि ऊपर एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम बराबर सम प्लस टेम्प लिख रहे हैं, यानी कि सम की जो भी वैल्यू है उसमें टेम्प जुड़ता रहे। सम की इस समय क्या वैल्यू है, अब सम की स्टार्टिंग में वैल्यू हमने ऊपर कुछ भी नहीं दे रखी है। जब किसी वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर किया जाता है लेकिन स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, उस वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट पुरानी कोई वैल्यू अगर पड़ी होगी, जिसे हम यहाँ पर गार्बेज वैल्यू कहेंगे। होता क्या है बेसिकली कि जो मेमोरी होती है, मैं बता चुका हूँ कि इस प्रकार से कुछ दिखती है। डिफरेंट बहुत सारे खाने वाली बॉक्सेस होते हैं। जब भी कोई वेरिएबल लिया जाता है तो रैंडमली किसी एक ब्लॉक को ले लिया जाता है और उसके अंदर एक वैल्यू रख दी जाती है। जैसे हमने a = 10 लिया तो यहाँ पर कोई भी एक ब्लॉक, जैसे कि यही वाला ब्लॉक ले लिया गया, इसका नाम a रख दिया गया और इसके अंदर 10 वैल्यू डाल दी गई। काम होने के बाद जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, उसके बाद भी ये मेमोरी के अंदर ये वैल्यू पड़ी रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ऐसे केस में अगर हम दोबारा एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं और जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो रैंडमली मान लिया गलती से भी इसी ब्लॉक को ले लिया जाता है, उसका नाम सम रख दिया जाता है इस प्रोग्राम के लिए। तो ऐसे केस में सम के अंदर प्रीवियस वैल्यू ये 10 पड़ी होगी ऑलरेडी पहले से। ये वैल्यू जो 10 यहाँ पर किसी काम की नहीं है, ये दूसरे प्रोग्राम के लिए वैल्यू एक्सेसिबल थी, यानी ये वैल्यू जो पड़ी थी वो किसी और प्रोग्राम के लिए यूज में थी, लेकिन ये वैल्यू इस प्रोग्राम में किसी यूज में नहीं है। तो ये वैल्यू यहाँ पर गार्बेज वैल्यू कहलाएगी। और ये गार्बेज वैल्यू, अगर हम ऊपर कोई वेरिएबल ले रहे हैं लेकिन वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो ये गार्बेज वैल्यू इसके अंदर पड़ी रहती है। और जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सम बराबर सम प्लस टेम्प हो जाए, यानी कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ अगर सम होगा, तो ऐसे केस में राइट हैंड साइड वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है कंप्यूटर में। तो यहाँ पर सम की जो भी वैल्यू होगी इस समय करंटली में, वो वैल्यू उठाई जाएगी। और इस समय क्या पड़ा है, ये 10 पड़ा है, तो यहाँ पर 10 में टेम्प यानी जो कट के 5 आया है वो जुड़ जाएगा और 15 हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगली बार 5 की जगह पर आएगा ये 3 कट के, फिर हमें 2 कट के लाना है। तो यहाँ पर पहले 5 आया, 10 में जुड़ गया, फिर 3 आएगा, उसी 10 के अंदर सम इकट्ठा होता रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर उसी 10 में ही जुड़ता जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, हमारा आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब ऊपर सम को डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू करके 0 डाल देंगे। ऐसे में क्या होगा, जब अगर हम 0 कर देते हैं ऊपर, तो ऐसे केस में अगर प्रीवियस कोई 10 वैल्यू पड़ी भी होगी, 10 हो या कोई भी वैल्यू पहले से पड़ी होगी जो कि गार्बेज वैल्यू होगी यहाँ पर, तो उस वैल्यू को ओवरराइट करके 0 खुद बैठ जाएगा। और 0 के बैठ जाने के बाद अगर हम इस सम को यहाँ पर यूज़ करेंगे, सम बराबर सम प्लस टेम्प, तो यहाँ पर सम की ओरिजिनल वैल्यू इस समय 0 हो चुकी है। और 0 में कोई भी डिजिट अगर जुड़ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर एकदम राइट आएगा। तो इसलिए हम ऊपर सम को 0 करेंगे। सम वो वेरिएबल हो गया जिसके अंदर एक एक डिजिट कट के आती रहेगी और सम के अंदर सम होती रहेगी, यानी ऐड होती रहेगी। ये भी काम हो गया। हमारी डिजिट जब लूप खत्म होगा तो सम के अंदर इन तीनों डिजिट्स का सम आ चुका होगा। कैसे, अभी मैं पूरा आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब
हमारा मॉड निकल के आने लगा, यानी एक डिजिट कटने का काम यहाँ से हो रहा है। फिर जो भी डिजिट कट के आ रही है उसे सम करने का काम यहाँ पर हो रहा है। बस इतना ही लिख करके अगर हम लूप को खुद को रिपीट करने को कह देंगे, बस इतना ही लिख दिया है हमने और यहाँ पर बंद करके छोड़ दिया। ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर सम तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जब ये लूप खुद को रिपीट करने जाएगा फिर से अगली बार देखेगा कि एनओ की वैल्यू क्या है। एनओ की वैल्यू अभी भी 235 ही है, एनओ की वैल्यू तो अभी भी चेंज नहीं हुई। तो ये जब बार बार इन दोनों लाइंस को चलाएगा, तो इन दोनों लाइंस को चलाने के बाद जब भी ऊपर कंडीशन की चेकिंग करने जाएगा, हर बार एनओ की वैल्यू 235 ही बनी रहेगी, क्योंकि एनओ की वैल्यू तो हम कहीं चेंज ही नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पर एनओ का मॉड निकाला था से तो एक नए वेरिएबल टेम्प में रख दिया था वैल्यू को, एनओ के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं किया ना। तो यहाँ पर एनओ की वैल्यू भी हर बार चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो जाकर के कभी ना कभी एनओ की वैल्यू घट के यानी कम होते होते 0 तक पहुंचेगी। अभी तो एनओ की वैल्यू 235 है, काफी बड़ा नंबर है 0 से, और अगर 235 ही हर बार बना रहेगा तो ये दो लूप हर बार चलता ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। तो हमें एनओ की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा और एनओ की वैल्यू को कम करते करते 0 तक ले जाना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हमें करना क्या होगा अब कि जब इस नंबर में से 5 कट के आ गया और सम के अंदर सम हो गया यानी इकट्ठा हो गया, तो अगली बार जब लूप खुद को रिपीट करे तो 3 काट के उसे लाना है। 3 को काटने के लिए 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आखिरी डिजिट होना चाहिए 3, तभी वो कट के आएगा। जैसे कि अगर अगली बार जब ये खुद को रिपीट करे तो इसे 235 अगर मिलेगा तो फिर से ये 5 को ही रिमाइंडर बता देगा। अगली बार हमें क्या मिलना चाहिए, अगली बार अगर हमें ये 5 का काम हो गया तो इस 5 को यहाँ से हटा दें, इसके अंदर 2 3 ही बचना चाहिए। तो ऐसे केस में 2 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा ले जाएगा 20, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अब ये 3 आएगा उठ करके, तो ऐसे केस में हमारा जो डिजिट का काम हो गया यानी कि वो डिजिट कट के सम के अंदर इकट्ठा हो गया, उस डिजिट को यहाँ से हटाने का काम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो क्वोशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो डिजिट आखिरी वाली जो थी उसको हटाने के बाद जो बच रहा है वो क्वोशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, एनओ को 10 से डिवाइड ही करेंगे इस बार, एनओ डिवाइड बाय 10। एनओ को डिवाइड करके 10 से क्या उठाना है, क्वोशिएंट उठाना है, और क्वोशिएंट में हमें 2 3 मिल जाएगा। तो 2 3 कहाँ रखना है, एनओ को 10 से डिवाइड करके वापस हम एनओ के अंदर ही स्टोर कर देंगे, जिससे क्या होगा, एनओ को 10 से डिवाइड करा जाएगा और जो नया क्वोशिएंट यानी 2 3 आया है इसे उठा के वापस एनओ में डाल देंगे। तो एनओ की वैल्यू अगली बार 2 3 ही हो जाएगी, जिससे अगली बार इसे 23 मिलेगा। 23 क्या 0 से बड़ा है, हाँ होगा, तो फिर अंदर आएगा। इस बार फिर से मॉड निकालेगा तो 3 निकल के आएगा कट कर, और 3 टेम्प में रहेगा, टेम्प यानी 3 को जोड़ा जाएगा सम के साथ, सम के अंदर इकट्ठा कर देंगे, सम में इकट्ठा करने के बाद फिर से एनओ को डिवाइड करेंगे। अब जब एनओ को अगली बार फिर से डिवाइड किया जाए तो अब ये 3 का काम भी हो गया। जब 3 का काम हो गया तो यहाँ पर अगली बार 3 नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट लास्ट में होगा तो ये 10 3 को ही रिमाइंडर दिखा देगा। ऐसे केस में हमें अगली बार क्या करना है, 3 अगर काम हो गया 3 का तो अगली बार 2 ही बचना चाहिए। तो अगली बार जब 2 बचेगा और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैथ्स नहीं है कि पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया काम हो गया। यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस तरह से देखेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 है, कंप्यूटर कहेगा कि भाई 10 की टेबल अगर 1 जा ले जाएंगे तब भी 10 हो जाएगा, जो कि इस 2 से बड़ा है। तो 10 की टेबल को कैसे पढ़ें कि इस 2 से छोटी डिजिट मिल जाए। तो 10 की टेबल अगर 1 जा भी ले जाएंगे तो 10 मिल जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है। तो ऐसे केस में ये एक स्टेप ऊपर जाएगा और 10 × 0 जा देखेगा और आएगा 0, तो ये 0 जा ले जाएगा। तो 10 0 जा 0 गया, माइनस किया, 2 में से 0 माइनस हुआ 2। अब जा करके जो माइनस होने के बाद ये 2 बच रहा है, अब ये रिमाइंडर होगा। इस 2 को उठाया जाएगा, अगली बार टेम्प में लाएंगे और टेम्प यानी 2 को उठाकर सम में इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद फिर से एनओ को 10 से डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर इस बार जब डिवाइड किया गया तो देखिए क्वोशिएंट क्या बच रहा है, 0। तो यहाँ पर एनओ को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचाएगा, क्योंकि अगली बार जब ये खुद को रिपीट करने जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहीं पे बंद हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो अंदर आएगा ही नहीं, अंदर वाले स्टेटमेंट चलेंगे ही नहीं। आइए कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ये सब कुछ हटाते हैं और फ्रेश तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से चलेगा। चलिए मान लेते हैं कि इस लूप के अंदर एनओ की वैल्यू 235 है।
सबसे पहले लूप के अंदर आया, चेक किया कि NO यानी 235 ये 0 से बड़ा है, हाँ है, NO की वैल्यू 235 है, तो 235 तो 0 से बड़ा है, अंदर आया। NO को डिवाइड किया 10 से और मॉड उठाया, मॉड यानी कि रिमाइंडर उठाया, तो 235 को 10 से डिवाइड किया, 2 चले गया, 23 बचा, 5 उतारा, 3 चले गया, 35 बचा, मॉड क्या आया यानी 5 आया। इस 5 को उठा करके यहाँ से 5 उठ के आया, क्वेश्चन नहीं उठ के आया, क्वेश्चन तब उठेगा जब आप डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर उठ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर रिमाइंडर उठ के आ रहा है, रिमाइंडर 5 आया था तो 5 उठ करके टेम्प में आ गया, टेम्प की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पर आया नेक्स्ट लाइन पे, सम की वैल्यू जो भी है, सम बराबर सम प्लस टेम्प। सम की वैल्यू क्या है समय, सम की वैल्यू उस समय 0 है, 0 में टेम्प की वैल्यू क्या आई है 5, 0 में 5 जुड़ गया तो 0 प्लस 5 5 हो गया, तो 5 को इक्वल टू करके सम वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो सम की वैल्यू हो गई क्या, सम की वैल्यू 5 हो गई। इतना होने के बाद सेकंड लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, ये भी चल गई, ये भी चल गई। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, NO की वैल्यू क्या है, NO की वैल्यू अभी 235 है, तो 235 को 10 से डिवाइड करो, डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन आ रहा है इससे क्वेश्चन उठता है, तो क्वेश्चन आया है 23, तो 23 जो भी आया क्वेश्चन यानी कि 23 उसको उठा के NO में वापस डाल दो, तो NO की वैल्यू में अगर 23 डाल देंगे तो NO की वैल्यू 235 से चेंज होकर के अगली बार 223 हो जाए। अब जब यहाँ से रिपीट करेगा तो अगली बार 23 को चेक किया, क्या 23 क्या 0 से बड़ा है, हाँ है, तो फिर अंदर आया। अब 23 NO की वैल्यू 23 हो चुकी है, तो 23 को 10 से डिवाइड करेगा और मॉड निकालेगा, तो 23 को फिर से 10 से डिवाइड करिए, 2 चलेगा, 20 रिमाइंडर बचा 3, तो मॉड से तो रिमाइंडर उठ रहा है ना, तो 3 उठ करके टब में आया। फिर से वाली लाइन को चलाया, सम बराबर सम प्लस टेम्प। सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, सम की वैल्यू ये देखिए 5 हो चुकी थी, तो इस बार 5 आया यहाँ पर। टेम्प की वैल्यू क्या आई है, टेम्प की वैल्यू क्या आई थी अभी, टेम्प की वैल्यू ये देखिए मॉड से क्या उठ करके आई है, 3 उठ करके आई थी, तो टेम्प की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू 3 आएगी इस बार। तो 5 प्लस 3 8 हो गया, और 8 को इस सम वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया गया, तो सम की वैल्यू चेंज होकर के 5 से हो गई अब 8। ये भी लाइन चल गई। अब फिर से यहाँ पर आए, NO को डिवाइड किया 10 से, NO यानी कि 23 को 10 से डिवाइड किया, और इससे क्या उठा रहे हैं, स्लैश से उठा रहे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यानी कि 2 उठ करके NO में आ गया। NO की वैल्यू फिर से चेंज हो करके अब 23 से हो गई 2। देखिए लास्ट डिजिट जो भी कट के आता जा रहा है और सब में इकट्ठा होता जा रहा है, वो हटता जा रहा है, पहले 5 हट गया, 23 बचा, अब 23 में से 3 भी हट गया और 2 ही बचा। इसलिए हम यहाँ पर NO को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, ताकि NO की वैल्यू बार बार चेंज होते हुए कम होती रहे और कम होकर के कभी ना कभी 0 तक पहुँचे, तभी तो ये लूप बंद होगा। इस बार NO की वैल्यू हो गई है 2 अभी भी 0 से बड़ा है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया, अंदर आकर के NO की वैल्यू क्या है 2 है, 2 को मॉड निकालेंगे 10 से। जब 2 को मॉड निकालेंगे 10 से, तो फिर जैसे कि अभी बताया था 10 की टेबल में 2 से छोटा नंबर कब होता है, 1 जा भी ले जाएंगे अगर, तो 10 1 जा 10 बड़ा हो जाएगा इससे, तो 10 0 जा ले जाएंगे, 0 जा 0 आएगा, माइनस किया 2 बचा। अब ये 2 रिमाइंडर है और ये 0 क्वोशिएंट है। यहाँ पर अब क्या होगा, रिमाइंडर क्या आया 2 आया, अब ये 2 रिमाइंडर जो था वो टेम्प में आ गया, इस लाइन के पास पहुंचे, सम बराबर सम प्लस टेम्प। सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, सम की वैल्यू देखिए 8 हो चुकी थी, प्लस टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है, टेम्प की वैल्यू इस बार आई है 3 की जगह पर अब 2 आई है कट के, ये देखिए 2 आया था, ये 2 टेम्प के अंदर आया था, 3 की जगह पर अब टेम्प की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू 2 रखेंगे, 8 प्लस 2 10 हो गया, सम के अंदर 10 को असाइन कर दिया, तो सम की वैल्यू चेंज होकर के 10 हो गई। अब लास्ट लाइन के पास पहुंचे, NO को 10 से डिवाइड करो, NO को 10 से डिवाइड किया, NO की वैल्यू 2 थी, 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करके इस बार सिंबल से क्या उठा रहे हैं, स्लैश से उठा रहे हैं क्वेश्चन थे 0 उठ करके NO में आ गया, तो NO की वैल्यू हो गई 0। अब अगली बार जब खुद को रिपीट करेगा तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं है। कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये लूप बंद हो गया। लूप के बंद होने के बाद बाहर आएंगे लूप से, यहाँ पर सम को प्रिंट करा देंगे। सम की वैल्यू क्या आ चुकी है, देखिए 10 आ चुकी है, यानी कि 2 + 3 + 5 10 हो गया, सम की वैल्यू 10 आ गई।
तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा वाइल लूप तब भी काम कर रहा है जब हमने अपने वाइल लूप को ये नहीं बताया कि स्टार्ट कहाँ से हो। तो इस प्रकार से हमारा वाइल लूप स्पेशली इसके लिए बनाया गया है ताकि हम वाइल लूप को वहाँ पर भी लगा सकें जब हमें ये ना पता हो कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होना है। उम्मीद करता हूँ वाइल लूप की वर्किंग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं न्यू क्लास को। न्यू क्लास के अंदर आकर के आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल लूप के बारे में। लास्ट टाइम हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, आज हम वाइल लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपनी क्लास का नाम हम वाइल लूप दे देते हैं। वाइल का W बड़ा है और लूप का L बड़ा है। बिना स्पेस के हमने क्लास का नाम दिया है। याद रखिएगा आप लोगों को भी कभी भी क्लास के नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है। यहाँ डॉट क्लास का ऐसे सेलेक्टेड है, ओके बटन पर करते हैं क्लिक। ये हमारी क्लास बनकर आ गई है। डबल क्लिक करके अंदर आते हैं और कंट्रोल लेकर के सब कुछ डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम दोबारा अपनी क्लास बना लेते हैं, क्लास स्पेस वाइल लूप। ध्यान रखिएगा क्लास के नाम का पहला लेटर बड़ा होता है, क्योंकि ये ब्लू जे है, बच्चों के लिए बनाया गया है। इस वजह से यहाँ पर अगर अपनी क्लास के नाम का पहला लेटर आप छोटा भी दे देते हैं तो आपका चल जाता है, लेकिन जावा के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होता है। जावा हमेशा यही कहती है कि अपनी क्लास जो भी आप बनाएं उसके नाम का पहला लेटर बड़ा ही रखें। तो हमें जो सीखना है वो सही सीखना है, गलत नहीं। अब अंदर आने के बाद हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को बना लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम अंदर चलते हैं अपने मेन फंक्शन के और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा। लेट्स सपोज फिर से हम ए वेरिएबल ले लेते हैं और जिस नंबर की टेबल हमें प्रिंट करनी है वो हम कमांड लाइन आर्गूमेंट यानी कि मेन फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जा करके यहाँ पे देते हैं इंटीजर स्पेस नम दे देते हैं। नम वो वेरिएबल है जिसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। यहाँ पर अंदर आने के बाद हम अपने वाइल लूप को लगाते हैं, क्योंकि वाइल लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन अपनी देते हैं। तो हम यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू 10 दे देते हैं। अब हमारे a की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, तो हम उसके लिए a इज इक्वल टू 1 ऊपर दे देते हैं। और a इज इक्वल टू 1 आप यहाँ पर डिक्लेयर करते समय इक्वल टू 1 करके ऐसे भी दे सकते थे, आपकी इच्छा। आप ऊपर पहले डिक्लेयर कर लें फिर वैल्यू दें a की, या फिर आप डिक्लेयर करते समय ही a की वैल्यू 1 दे देते हैं। चलिए मैं ऊपर वाला ही फॉर्मेट रखता हूँ, नीचे वैल्यू हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने डिक्लेयर करते समय ही a की वैल्यू 1 सेट कर दी है और लूप के अंदर आकर के हमने कहा कि a की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए तब तक लूप चलता रहे। वाइल लूप के अंदर आते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस लगाने के बाद अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट क्या कराएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे अपने नम वेरिएबल की वैल्यू एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई बाय a, और इसके नीचे आकर के लास्ट में हम a प्लस प्लस कर देते हैं, जिससे हमारा a इंक्रीमेंट होता रहे एक एक करके। यहाँ पर देखिए एक एरर आ गई है, प्रिंटलन के बीच में स्पेस था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और देखिए हमारा सिंटैक्स सही हो गया है। ये हमारी क्लास बन चुकी है और अब हम कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये हमारी क्लास कंपाइल हो गई है। क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं वाइल लूप के ऊपर वॉइड मेन, और ओके बटन पर क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पर नंबर देना होगा, क्योंकि हमने कमांड लाइन के थ्रू नंबर पास कर रखा है। लेट सपोज इस बार मैं 8 नंबर देता हूँ, ओके बटन पर करता हूँ क्लिक। ये देखिए हमारे पास 8 की टेबल आ चुकी है। दोबारा अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि भाई अगर हम अपनी टेबल को उसी फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं जैसे मैंने कि फॉर लूप में बताया था। यहाँ पर कमेंट करके मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 into 1 इज इक्वल टू 2। इस फॉर्मेट में अगर हम अपनी टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अपनी SOPLN यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन को ही बदलना होगा सिर्फ। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि उस नंबर को यहाँ पर प्रिंट करेंगे जिसकी टेबल हमें प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर हम नम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर हम अपना कट का सिंबल देंगे यानी कि कैपिटल X, फिर डबल कोट से बाहर निकल करके फिर प्लस ऑपरेटर लगाएंगे। फिर हमें a की वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि 1 2 3 4 होती रहेगी, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे स्पेस दे करके। उसके बाद फिर से डबल कोट के बाहर निकलेंगे, फिर प्लस कर देंगे नम इंटू a की वैल्यू को प्रिंट करना है हमें। लास्ट टाइम हमने जब फॉर लूप में पढ़ा तो यहाँ नम इंटू a को मल्टीप्लाई करके एक रेस्ट वेरिएबल में होल्ड कर लिया था और रेस्ट वेरिएबल को यहाँ प्रिंट किया था। अब हम यहाँ पर करके देखते हैं कि रेस्ट वेरिएबल का इस्तेमाल ना करके नम इंटू a को डायरेक्ट प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक वॉइड मेन, और यहाँ पर नंबर देना है हमें। लेट्स सपोज हमने 9 दिया और ओके किया। ये देखिए हमारी टेबल प्रिंट हो चुकी आ चुकी है। वापस चलते हैं, यहाँ पर नम इंटू a की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट होकर के आ रही है मल्टीप्लाई होकर के।
लास्ट टाइम हमने num इंटू ए को मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल रेस्ट में रखा था और रेस्ट को यहाँ पर प्रिंट करा दिया था। यहाँ पर इस बार हमने क्या किया, रेस्ट वेरिएबल को ना ले करके उस रेस्ट वेरिएबल के लिए जो मेमोरी बन रही थी उसे हमने बचा लिया। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा था उसे प्रिंट करवा दिया है, किसी वेरिएबल में होल्ड नहीं किया इस बार। तो उम्मीद करता हूँ कि वाइल लूप के द्वारा हम टेबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे या वाइल लूप का नॉर्मली कैसे आप लोगों को यूज़ करना है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि वाइल लूप का इस्तेमाल वहाँ पर भी कैसे करेंगे जब हमें ये ना पता हो कि हमें लूप स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लूप हमारा जो है वाइल वाला ये ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा और ए प्लस प्लस हर बार करेगा। लेकिन अगर हमें यही ना पता हो कि हमें लूप स्टार्ट कहाँ से करना है और हर बार कितने कितने कदम पढ़ने हैं तो हम कैसे वाइल लूप के साथ काम करेंगे। और वही हमारा वाइल लूप का मेन मोटो यानी कि मकसद है। वाइल लूप को बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमें वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें अपने वाइल लूप को जब हमें ये ना पता हो कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अब हम इस बार क्या करते हैं, अंदर का जितना भी पोर्शन है सबको कमेंट कर देते हैं। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने अभी क्या किया था। इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ और हमारी वाइल लूप के अंदर की क्लास और पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट वैसे का वैसा ही है। अब हम अपना दोबारा नया प्रोग्राम लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स वाला। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए तो पहले मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि अब हमें सम ऑफ डिजिट्स, किसकी डिजिट्स, ऑफ अ गिवन नंबर, जो भी नंबर हम देंगे उसकी डिजिट्स का सम कैसे प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर स्पेस एक टेम्प वेरिएबल जिसके अंदर डिजिट्स को हम कट करके रखेंगे, कॉमा एक सम वेरिएबल जिसके अंदर हम सम करके सारी डिजिट्स का स्टोर करने वाले हैं, कॉमा नम वेरिएबल वो नंबर होगा जिसकी डिजिट्स का सम करना है। फिलहाल सम वेरिएबल के बाद हमें कोई वेरिएबल और नहीं चाहिए तो हम अभी सेमीकोलन लगा देते हैं। इनकेस अगर और कोई वेरिएबल चाहिए होगा तो हम बाद में आकर के यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अंदर आते हैं, सीधे वाइल लूप के अंदर चलते हैं, वाइल लगाएंगे और अंदर लिखेंगे नम जब तक ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर आप नॉट इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं। नम जब तक 0 से बड़ा है तब तक लूप चलता रहेगा। अंदर आएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अंदर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट को कट करेंगे तो टेम्प बराबर नम मॉड का सिंबल 10 सेमीकोलन लगाया, फिर सम बराबर सम प्लस टेम्प, टेम्प के अंदर जो भी डिजिट कट के आई थी उसको हमने सम में स्टोर कर दिया, यानी कि सम में सम करके रख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन नम बराबर नम डिवाइड बाय 10 सेमीकोलन। अब हमारा काम हो गया। लूप से बाहर निकल करके सभी डिजिट्स का सम एक बार प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर system.out.println करेंगे। पहले डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज लिख के आएगा सम ऑफ डिजिट्स इज, उसके बाद डबल कोट से बाहर निकलेंगे और सम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर सिस्टम का छोटा रह गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं। ये देखिए क्लास कंपाइल हो गई सक्सेसफुली। क्लोज करते हैं, राइट क्लिक वॉइड मेन। अब हमें वो नंबर देना है जिसकी डिजिट्स का सम हमें करना है। तो लेट्स सपोज कि मैं नंबर दे देता हूँ 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम क्या आना चाहिए, पीछे से डिजिट्स कट होंगी तो 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो ओके पे करते हैं क्लिक। ये देखिए सम ऑफ डिजिट्स इज 15 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने वाइल लूप को वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें ये ना पता हो कि हमें अपना लूप स्टार्ट कहाँ से करना है। उम्मीद करता हूँ वाइल लूप भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वाइल लूप और उसकी वर्किंग आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।